की टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी यह दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का नाप मिलाकर सही टांग ला सकें। तारा ने अपने साथियों को इशारा किया और कहा, चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर उस लंगड़े आदमी के होश उड़ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, मुझे मेरी टांग नहीं चाहिए, बस मुझे यहां से जाने दो। इतना कहकर वह एक टांग पर ही दौड़ गया और वह आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। तारा और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर तारा थोड़ी और आगे बढ़ी और बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही घूर रही थी। तारा से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से तारा को अपने पास बुलाया। मर्दाना भेष के कारण वह स्त्री तारा को एक मर्द ही समझ रही थी। तारा उसके पास पहुंची और बोली, कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब वह सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। तारा बोली, अगर यह तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। तारा को बिठाकर वह औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भर कर ले आई। तारा ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही तारा ने गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देख लिया कि बिल्ली जहाज की तरफ आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर तारा के तीनों साथी चौकन्ने हो गए और उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए वापस उस ठगनी के घर में आकर पलंग के नीचे बैठ गई। दूध पीकर जैसे ही तारा जाने लगी, उस ठगनी ने तारा से कहा, हे परदेसी, तुमने दूध तो पी लिया पर मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। तारा ने चारों तरफ देखा लेकिन गिलास का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। जब यह बात कोतवाल के कानों में पड़ी तो कोतवाल भी वहां आ गया और बोला, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसे वापस दे दो। तारा ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा था, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वह ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मुहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और तलाशी ली पर वहां कोई गिलास नहीं मिला। अब तारा ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तलाशी तो ले ली, अब इसके घर की भी तलाशी लो। हो सकता है इसने ही अपना गिलास अपने घर में छुपा रखा हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने उस औरत के घर की तलाशी शुरू की तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली वह सोने का गिलास मुंह में दबाए बैठी थी। यह देखकर कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तारा उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति चंदू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी। वहां एक आदमी गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। तारा को वह स्त्री जानी पहचानी लगी। तारा ने अपने साथियों को आदेश दिया, इन दोनों को बुला कर लाओ। वे दोनों को लेकर आए। तारा ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें यह स्त्री कहाँ से मिली? उस आदमी ने कहा, यह कोई स्त्री नहीं, यह पुरुष है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों पेट भरने के लिए यह नाच गाना करते हैं। अब तारा ने अपने पति चंदू को पहचान लिया, लेकिन चंदू अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका क्योंकि तारा मर्दाना भेष में थी। तब तारा ने चंदू से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे अच्छा काम दूंगा। चंदू तैयार हो गया। तारा चंदू को अपने जहाज पर ले आई और उसे नहाने के लिए पानी दिया। साथ ही उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और उसे चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े पहनने को दिए। अब चंदू फिर से अपने पुराने अवतार में आ गया था। चंदू बहुत खुश था कि चलो अब इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। तारा ने चंदू से कहा, देखो चंदू, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं एक जहाज लेकर जा रहा हूँ और तुम मेरे इस जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मुहरें दूंगा। अगर मैं 10 दिन बाद वापस नहीं आया तो यह जहाज और उस पर लदा सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर चंदू बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर यह वापस आ गया तो 500 सोने की मुहरें मिलेंगी और अगर वापस नहीं आया तो माल से भरा जहाज मेरा हो जाएगा। उसने झट से हाँ कर दी। अब तारा अपने साथियों के साथ वापस लौट चली और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। यह खबर सुनकर वे बहुत खुश हुए। इधर चंदू को जहाज में 12 दिन बीत गए और जब तारा वापस नहीं आई तो चंदू ने सोचा, अब तो सौदागर वापस नहीं आएगा, अब यह माल से भरा जहाज मेरा हुआ। यह सोचकर वह जहाज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। 4 दिन के सफर के बाद चंदू अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि इतने दिन वह घर से दूर रहा। 10 जूते रोज के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर चंदू जूता लेकर तारा के पास पहुंचा। अब भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा करते हुए तारा से कहा, तुम्हारे पिता ने सारी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा जितना मैं कमा कर लाया हूँ। यह सुनकर तारा की हंसी छूट गई। उसे हंसते देख चंदू को जैसे आग लग गई।
वह बोला, तुम क्यों हंस रही हो? अपना सिर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। तारा बोली, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। चंदू ने गुस्से से कहा, क्यों? तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तारा ने कहा, क्या सच में यह धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? यह सुनकर चंदू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तारा ने पास रखा बक्सा खोलकर दिखाया, जिसमें चंदू के स्त्री वाले कपड़े रखे थे, जिन्हें पहनकर वह चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही चंदू शर्म से पानी पानी हो गया और आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तारा ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया था, जिसने तुम्हें माल से भरा जहाज दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। यह सुनते ही चंदू का घमंड चकनाचूर हो गया। वह हाथ जोड़कर तारा से माफी मांगने लगा और बोला, भाग्यवान, इस बात को यहीं दबा दो, किसी और को मत बताना कि मैं इस हालत में फंसा था। तारा हंसते हुए बोली, तो जनाब, अब आप 10 जूते नहीं मारेंगे? अब चंदू की सारी अकड़ निकल चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे रोज 10 जूते मार लिया करना, बस इस राज को राज ही रहने देना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो खुद को बहुत चतुर समझकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है, असल में वही सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है, क्योंकि सच्चाई और समझदारी आखिर में सब पर भारी पड़ती है। तो दोस्तों,